हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान में जो संशोधन किया गया था आर्टिकल 370, है ना, उसको लेकर अपना वर्डिक्ट दिया है। देखिए, इत्मीनान से इसको पूरी तरह से सुनिएगा, तब समझ में आएगा। राजनीतिक बातों से अपने आप को अलग हटके संवैधानिक प्रावधान पे हमको काम करना चाहिए। एक नागरिक को सही इंफॉर्मेशन जब तक पता नहीं होगा तब तक उसका लाभ राजनीतिक दल उठाते रहेंगे और राजनीतिक लाभ अपना उठाकर आपको और हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। तो इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए संवैधानिक प्रावधान के तहत। तो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था, जिसे बीते दिनों यानी कि बीते 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने एब्रोगेट कर दिया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में काफी गहमागहमी चल रही थी, चर्चा चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अंततः पिछले दिनों अपना जो वर्डिक्ट है उसको यहाँ पे दिया। हम जानेंगे कि आर्टिकल 370 को लाने का या 35A को लाने का क्या मुख्य आधार रहा है, क्यों आया, क्या कोई पहले से दोनों यानी कि भारत के प्रधानमंत्री उस समय के पंडित नेहरू और हरि सिंह के बीच में कोई पूर्व समझौता था स्पेशल स्टेटस का या क्या था, हम इसके बारे में बारी बारी से जानेंगे और बड़ी इत्मीनान से जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो आर्टिकल 370 में कौन कौन से जज थे जो इनकी सुनवाई की है, इनकी हियरिंग की है। तो सुनवाई देखिए, जस्टिस BR गवई, जस्टिस SK कौल, जस्टिस DY चंद्रचूड़, यानी कि ये CJI है, मुख्य न्यायाधीश है, ये जनाब मुख्य न्यायाधीश है। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस सूर्यकांत, ये 5 जज हैं आपका। आप देख सकते हैं इन पांचों जजों ने आर्टिकल 370 पर अपना वर्डिक्ट सुनाई है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि असल में ये मुद्दा है क्या, असल में मुद्दा क्या है और कहां से ये उठा है मुद्दा। देखिए, 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए कब? 26 अक्टूबर 1947 को, जिसमें जम्मू कश्मीर भारत के डोमिनियन में शामिल हो गया। विलय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है 26 अक्टूबर को, कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक सार्वजनिक अवकाश रखता है इस दिन। 2020 में पहली बार जम्मू कश्मीर में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश 26 अक्टूबर को मनाया गया। इससे पहले, है ना, विलय दिवस के दिन अवकाश, सार्वजनिक अवकाश नहीं मनाया जाता था। आप आश्चर्य करेंगे कि 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद पहली बार 26 अक्टूबर 1947 को जो हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, उसकी याद में सार्वजनिक अवकाश घोषित की गई, यानी कि मनाई गई। ये अपने आप में पहली बात है। ठीक है, दूसरी बात आप देखिए, जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया वो 3 मुद्दे को लेकर किया गया था, है ना। 3 मुद्दा क्या था? डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन केंद्र के पास रहेगा, बाकी राज्य का अपना अधिकार क्षेत्र रहेगा। ये दोनों के बीच में बाउंडिंग हुआ था। देखिए, कश्मीर एक्सीड टू इंडिया, उस समय के द हिंदुस्तान टाइम्स पेपर था, उसमें ये आपको नजर आएगा, है ना। अब इसके बाद हम बारी बारी से इसके राजनीतिक व्यवस्था को देखने का प्रयास करते हैं। और देखिए, क्या कश्मीर का जो विलय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया गया था वो क्या सशर्त था, यानी कि कोई शर्त उसमें शामिल था? तो
उत्तर आता है दोस्तों कि बिल्कुल नहीं, कोई शर्त नहीं था। भारत में कश्मीर का विलय सशर्त नहीं था। दरअसल पाकिस्तान के कबायली हमले जो कश्मीर में होने लगे तो महाराजा हरि सिंह ने घबराकर भारत से मदद मांगी। भारत ने 26 अक्टूबर 1947 को कहा कि देखिए, हम आपका मदद तब कर सकते हैं जब आप हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करिए। महाराजा हरि सिंह मजबूर हो गए और उसे मजबूर किया, उनके पास विकल्प नहीं था। पाकिस्तान उधर से कबायली के द्वारा जो है हमला करवा रहा था, जो कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा वो अपने कब्जे में ले रखा था, और मजबूरन जब जो महाराजा हरि सिंह है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए। वो दिन था 26 अक्टूबर 1947। संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि पत्र भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाया। ये जो संधि पत्र है भारत और भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और जम्मू कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह के बीच में जो साइन हुआ वो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहलाया। इसके बाद तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे स्वीकार किया और उस समय के भारत में विलय को लेकर न कोई शर्त थी, न कोई विशेष दर्जे की मांग थी, ऐसा कोई प्रावधान बिल्कुल नहीं था। तो आप सवाल उठता है कि जब कोई शर्त नहीं था, जब कोई मांग नहीं था, तो ये स्पेशल मेजोरिटी आया कहाँ से? स्पेशल जो 370 का प्रावधान या 35A आया कहाँ से? अब देखिए फिर अनुच्छेद 35A कहाँ से आया, ये अपने आप में चुनौती है। देखिए कहाँ से आया। कश्मीर में 335A भी भारत सरकार की देन है। कैसे देन है? यह अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के विधानसभा को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करता है जो उसके नागरिकों से रिलेटेड है। देखिए दरअसल क्या हुआ कि जब भारत में कश्मीर का विलय हुआ उस समय शेख अब्दुल्ला को वहां पे आंतरिक प्रधानमंत्री बनाया गया, अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया। और 52 में अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में दिल्ली समझौता हुआ। 1952 में जो शेख अब्दुल्ला है और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच में दिल्ली समझौता हुआ। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 370 आर्टिकल 370 1D के तहत 14 मई 1954 को है ना आदेश पारित कर 35A का प्रावधान किया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों को भूमि, कारोबार, रोजगार संरक्षण विशेष पर अधिकार देता है। इससे राज्य में देश के दूसरे राज्य के लोगों के लिए संपत्ति, कारोबार और रोजगार के अधिकार खत्म हो गए। हालांकि इसे संसदीय प्रणाली के तहत संविधान संशोधन कर लागू नहीं किया गया था, इसलिए इसकी संवैधानिकता विवादित रही है। देखिए 35A के तहत कुछ ऐसे प्रावधान थे जो मैं बताता हूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा को स्पेशल अधिकार देता था। आपको मालूम होगा कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई लड़की भारत के अन्य राज्य के कोई लड़के से शादी करता है तो जम्मू कश्मीर में उसकी संपत्ति समाप्त हो जाएगी, लेकिन वही जम्मू कश्मीर की लड़की पाकिस्तान के किसी लड़के से शादी करती है तो उसकी संपत्ति बरकरार रहेगी। ये अपने आप में विवादास्पद बात थी। इसके साथ साथ भारत का SC/ST कानून, भारत का जितने भी वेलफेयर कानून था वो बिना जम्मू कश्मीर के सहमति से जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकता था। ये आर्टिकल 370 का प्रावधान था। ये अपने आप में एक हास्यास्पद वाली बात थी और इसे कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना रखने वाली पार्टी है सत्ता में आने के बाद कैसे उसको बर्दाश्त करेगी। अब देखिए 27 मई 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया कि आर्टिकल 370 एज पर द ट्रेन इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। 27 मई 1949 को संविधान सभा में अनुच्छेद 306A जो बाद में 370 कहलाया। देखिए ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में अनुच्छेद 306 है, 306 सेक्शन A जो बाद में 370 कहलाया, पारित हुआ और 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 संविधान का हिस्सा बन गया। इसको ध्यान रखिएगा। 1 मई 1951 को डॉक्टर कर्ण सिंह, किसके बेटा?
हरि सिंह का बेटा, यही है डॉक्टर करण सिंह। देखिए डॉक्टर करण सिंह, द क्राउन प्रिंस ऑफ जम्मू कश्मीर, है ना, इश्यूड अ प्रोक्लेमेशन, है ना, कन्वेनिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए उन्होंने कन्वेन किया। और देखिए आगे क्या होता है, ये महाराज जो हैं, इनके पिताजी तो जा चुके हैं और समझौता हुआ, दिल्ली समझौता बनाया जा चुका है। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला को वहां पे तत्कालीन प्रधानमंत्री, अनुच्छेद 370 के तहत राज्य की विशेष स्थिति बरकरार रहेगी ऐसा कहा गया, लेकिन राष्ट्रपति चाहे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ एक चीज बहुत बेहतरीन है, 370 के तहत राज्य की विशेष स्थिति बरकरार रहेगी, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें समाप्त कर सकता है। ये प्रावधान ऑलरेडी मेंशन किया गया मित्रों। और इसी के साथ साथ राष्ट्रपति को अपने विवेकाधिकार से कुछ केंद्रीय कानून जम्मू कश्मीर में लागू करने का भी अधिकार दिया गया। ये जानना है, राज्य के राज्यपाल को क्या कहा गया, सदर रियासत कहा गया, और मुख्यमंत्री के पद को प्रधानमंत्री के नाम से जाना गया, जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री। लेकिन 1965 के बाद ये राज्यपाल, सदर रियासत का नाम राज्यपाल हो गया, राज्यपाल, और फिर मुख्यमंत्री को फिर मुख्यमंत्री कहा जाने लगा, प्रधानमंत्री शब्द से समापन हो गया। अब ये बात अपने आप में बहुत ही आश्चर्य होता है। देख लीजिए 1952 में दिल्ली पैक्ट होता है शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू के बीच। आप आश्चर्य देख रहे हैं, माना बहुत जाता है, चीजें समझने की बात है। दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है उसके पीछे का बहुत बड़ा राम कहानी है, धीरे धीरे समझ में आएगा। 15 मई 1954 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लाया गया, अभी जैसा कि मैंने बताया, और 35A को जम्मू कश्मीर संविधान सभा को राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा के तय करने का अधिकार दे दिया गया। फिर नवंबर 1757 को, नवंबर 56 में जम्मू कश्मीर में अलग संविधान का काम पूरा हो गया, क्योंकि राजा हरि सिंह का बेटा करण सिंह ने 51 में ही अलग स्टेट बनाने के लिए डिमांड किया, तो उस पर काम करना शुरू हो गया। और नवंबर 56 में जम्मू कश्मीर में अलग संविधान बनने का काम पूरा हो गया, और 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू हो गया, यानी कि जम्मू कश्मीर का अपना संविधान जो है बन के तैयार हुआ। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो गया, कब, जनवरी 1958 में। देखिए बारी बारी से समझिए, जब जम्मू कश्मीर का संविधान बनकर लागू हो गया तो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, जो जम्मू कश्मीर के संविधान बनाने के लिए स्थापित की गई थी, अब उसका काम नहीं है। जैसे भारत के संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके जब तैयार हो गया तो फिर जरूरत क्या पड़ी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समाप्त कर दिया गया और भारतीय संसद कहलाया। उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में जब जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया तो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, संवैधानिक सभा है, उसको जनवरी 1958 में समाप्त कर दिया गया। जनवरी 1958 में समाप्त करने का परिणाम क्या होगा, आगे आपको समझ में आएगा। क्या, देखिए अगस्त, अब ये सारी चीजें होना शुरू हो गया। ये आपको मैंने बताया है थोड़ा सा उसका बेसिक चीजें, कि जम्मू कश्मीर को कैसे भारत का हिस्सा बनाया गया, और क्या 35A पहले से निर्धारित था या स्पेशल प्रावधान करने का प्रावधान ऑलरेडी समझौता में था क्या, बिल्कुल नहीं था। अब हम जानते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट जो है हमारे रामनाथ कोविंद ने इशू किया, क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272, वह प्रेसिडेंशियल ऑर्डर टू अमेंड आर्टिकल 367 विच डील विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने इशू किया। 5 अगस्त को जारी आदेश कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के तहत, है ना, जम्मू कश्मीर के लिए में भारतीय संविधान के आर्टिकल 370 में सरकार क्या करती है, 370 में सरकार ने नया प्रावधान जोड़ दिया। नया प्रावधान क्या जोड़ा गया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की व्याख्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के रूप में की जाएगी। अब देखिए जो सवाल उठा रहे थे ये लोग
कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा रहेगी, तब ही तो वहां पे 370 आर्टिकल को समाप्त किया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा पास करेगी 370 आर्टिकल को हटाने के लिए, तब भारतीय संसद 370 आर्टिकल को हटाएगी। ये तर्क दिया गया अपोजिशन या अन्य पार्टियों के द्वारा या अन्य नेताओं के द्वारा। इसी के आधार पर जम्मू कश्मीर के संविधान, जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेशल प्रावधान 370 है, उसको ये लोग हटाने के तरीका पर सवाल उठा दिया सरकार। अच्छा, इससे पहले मैंने ऑलरेडी आपको बताया 370 सेक्शन ए में ऑलरेडी कहा गया है कि राष्ट्रपति 370 को टेम्पररी लागू करेंगे और उन्हें अपनी अधिकार में आता है, अधिकार है उनको कि कुछ भी चीजें उसमें प्रावधान कर सकते हैं। ये प्रावधान आपके संविधान में ऑलरेडी निहित है। अब बताइए, तो उसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का इस्तेमाल करके, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर इशू किया गया क्या 272 में 367 आर्टिकल में अमेंड करके इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के आधार पर यह तय किया गया कि जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा है, जो 1958 में डिसॉल्व हो गई, समाप्त हो गई, वही जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जम्मू कश्मीर की विधानसभा ही है। ऐसा उसने ऑर्डर, राष्ट्रपति कोविंद ने ऑर्डर के द्वारा ये बात जारी किया। अब जैसे ही राष्ट्रपति कोविंद, रामनाथ कोविंद ने यह ऑर्डर जारी किया, बस सरकार की बाँखें खिल गई और परिणाम क्या हुआ था देखिए। 17 अक्टूबर 1949 को अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का हिस्सा बना था और संविधान के भाग किसमें, 21 में शामिल किया गया था 370 को। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए ध्यान रखना आप लोग, और सामान्य लोग भी समझे इस चीज को कि संविधान के भाग 21 में इसको शामिल किया गया था। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान के तहत किया गया था। अब हम जानते हैं 370 आर्टिकल में सेक्शन 1 और 3 क्या है। ये इसलिए कि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर इंटरप्रिटेशन किया है राष्ट्रपति महोदय ने। क्या कहता है कि प्रावधान 370 ए के प्रावधान में के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सरकार से सलाह करके, जम्मू कश्मीर की सरकार से सलाह करके राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को जम्मू कश्मीर पर लागू कर सकते हैं। अब बताइए कि आर्टिकल 370 का इंटरप्रिटेशन किया गया 5 अगस्त के प्रेसिडेंट द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 जारी किया गया उसमें, और उसके तहत क्या किया गया, उसके तहत जो है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के संविधान सभा को जम्मू कश्मीर के विधानसभा का हिस्सा मान लिया गया। ये ऑर्डर, यह जो अधिकार देता है 370(1) राष्ट्रपति को, उसी का तो इस्तेमाल किया गया है पावर का। अब इसके बाद 370(3) में प्रावधान क्या है कि 370 को बदलने के लिए जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सहमति चाहिए। बस कहानी खत्म है। जब प्रेसिडेंट ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 के तहत ये पास कर दिया कि संविधान सभा जो है जम्मू कश्मीर की, जो 1958 में समाप्त हो गई थी, डिसॉल्व हो गई थी, वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा ही होगी। विधानसभा संविधान सभा अलग अलग है। संविधान सभा संविधान बनाने के लिए थी, विधानसभा जो वर्तमान संचालन के लिए है, शासन संचालन के लिए। तो संविधान सभा का काम होता है, संविधान बना समाप्त हो गया, लेकिन विधानसभा तो रहेगी ना शासन के लिए। तो ऐसा माना गया, लोग सवाल उठाया कि संविधान सभा होगा तब इसके बाद ही वहां पर जो है 370 हटाने का प्रावधान पास होगा जम्मू कश्मीर के असेंबली से, और तब उसको भारतीय संसद से पास करके तब 370 हटेगा। ये प्रावधान प्रोसेस में आवाज उठाई गई थी। ये लोग भूल गए, इस संविधान ही राष्ट्रपति को पावर दे रहा है कि 370 में प्रावधान था कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा संविधान के विभिन्न अनुच्छेद को जम्मू कश्मीर में लागू कर सकती है, और उसी में 370(3) में ये प्रावधान था 370 को बदलने के लिए जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सहमति चाहिए। अब बताइए कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा को मान लिया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 272 के तहत, तो अब उसको मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वहां पे इलेक्शन है नहीं, प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति शासन लागू है। तो आपको मालूम है कि राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लागू होता है, और 356 के तहत जो प्रेसिडेंशियल रूल वहां लागू है, तो प्रेसिडेंट वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर जो होंगे, वही तो गवर्नर थे उस समय, गवर्नर थे, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर है,
उस समय जो गवर्नर थे, गवर्नर किसके आधार पर काम करेगा? प्रेसिडेंट के आधार पे काम करेगा, प्रेसिडेंट के ऑर्डर के आधार पे काम करेगा। चूंकि वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू है, तो प्रेसिडेंट के ऑर्डर जो है किसके लिए? वहां के राज्यपाल के लिए सर्वमान्य है। अब बताइए कि वहां की संविधान सभा को विधानसभा में मान लिया गया, और विधानसभा अभी चालू है नहीं क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू है। तो सर्वे सर्वा कौन है वहां पे? सर्वे सर्वा वहां पे गवर्नर है। और गवर्नर किसके आधार पे काम करेगा? प्रेसिडेंट के आधार पे काम करेगा। प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई 370 को डिसॉल्व करना है, हमारे द्वारा जो कानून है भारतीय संविधान का, उसको वहां पे इन्फोर्स करना है। बस कहानी खत्म है। इसमें करना क्या है? प्रेसिडेंट के ऑर्डर का तो पालन वहां के राज्यपाल को करना ही है। इसमें बचा क्या है? इसमें करना क्या है? सो हमको बताइए, इसमें बचा क्या? और उसके बाद जम्मू कश्मीर को आपने देखा 2 टेरिटरी में बांट दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, है ना। एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर में बांटा गया। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है इस पे, ये हम सवाल करते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में 370 की जो आर्टिकल की जो हेयरिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा क्या है। देखिए, न्यायालय ने क्या माना कि न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 2 प्राथमिक कारणों से एक अस्थायी प्रावधान था। यानी न्यायालय ने माना कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था, अस्थायी प्रावधान था नहीं। तो जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 370 कैसे हटा दिया गया, वो उनको समझना चाहिए, इट इज अ टेम्पररी प्रोविजन। ये टेम्पररी प्रोविजन था, है ना, और अस्थायी प्रावधान था। तो बताइए, टेम्पररी प्रोविजन कभी परमानेंट होता है? होने के लिए व्यवस्था होता है। जो राष्ट्र की एकता अखंडता के साथ खिलवाड़ होगा, क्या उसको परमानेंट बनाया जा सकता है? कतई नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए न्यायालय ने माना, क्योंकि देखिए भारत में संविधानवाद है, संविधान सम्मत शासन होगा, और संविधान के अनुकूल ही संविधान सभा के स्पिरिट के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट चलती है। कभी कभी सरकार में और कोर्ट में जो लड़ाई हो जाती है या बहस होती है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संविधान की आत्मा के खिलाफ नहीं जाना है, संविधान के मूल उद्देश्य के खिलाफ नहीं जाना है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान बनाने वालों ने सोचा था, जो उनकी भावना थी, उसके खिलाफ नहीं जाना है। सरकार कहती है कि कानून बनाने के लिए संसद सर्वोपरि संस्था है, आप टांग मत अड़ाइए। लेकिन यहाँ पर संविधान की जो स्पिरिट थी, संविधान बनाने वाले का जो विचार था, उसी विचार को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कोट किया है कि उसके हिसाब से अस्थायी प्रावधान था, टेम्पररी प्रावधान था, ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। इसने एक संक्रमणकालीन उद्देश्य की पूर्ति की, जो जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की स्थापना के लिए एक आंतरिक व्यवस्था करना था, जिसे राज्य संविधान का मसौदा तैयार करना था। ये दो प्रावधान, 2 कारणों से उन्होंने इसको अस्थायी बताया। इसमें एक ये था। दूसरा, इसका उद्देश्य 47 में राज्य में व्याप्त युद्ध जैसी स्थिति के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के भारत संघ में एकीकरण को आसान बनाना था। ये 2 ऐसे कारण थे जिसके कारण टेम्पररी प्रावधान उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हमारे गणमान्य लोगों ने प्रावधान किया था आर्टिकल 370 के संदर्भ में, है ना। तो ये बात आप तय मानिए कि भारत में जो 370 लागू किया गया वो टेम्पररी था, सुप्रीम कोर्ट ने माना। दूसरा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल की सभी या कोई भी भूमिका ग्रहण कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने SR बोम्मई बनाम भारत संघ मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि जो राष्ट्रपति शासन के तहत राज्यपाल की शक्ति एवं सीमाओं से संबंधित है ना, उसका हवाला देते हुए यह माना कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल की सभी या कोई भी भूमिका ग्रहण कर सकता है। अभी हमने बताया आपको कि वहां की संविधान सभा, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को जम्मू कश्मीर की विधानसभा का हिस्सा मान लिया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 के तहत। अब वहां पे संविधान सभा, जब विधानसभा को माना गया तो विधानसभा है नहीं,
क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू है। तो राष्ट्रपति शासन लागू है तो राज्यपाल किसके आदेश पर काम करेगा? राष्ट्रपति के आदेश पर काम करेगा। राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी किया। अब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को जारी करने पर राज्यपाल का मजाल है कि उसको बंद कर दे या उसको मना कर दे, सवाल ही नहीं उठता है। तो सब कुछ तो प्रावधान आपके संविधान में है। और यहाँ इस बात भी एसआर बोमई मामले में क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने भी कि राज्यपाल वहां पे सभी मामलों को देख सकता है जब वहां की असेंबली नहीं चल रही है। किसी भी राज्य में अगर वहां की असेंबली नहीं चल रही है तो राज्यपाल ही सर्वे सर्वा होता है, इसमें कोई शक नहीं है ना। राज्यपाल जो चाहेगा, जो संवैधानिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी मर्जी, संवैधानिक होना चाहिए, वो सब करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये भी बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर तरीके से कह दिया। इसके बाद दोस्तों राज्य सरकार की सहमति आवश्यक नहीं है, ऐसा बात उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब जो लोग चिल्ला रहे थे कि राज्य सरकार की सहमति लेनी चाहिए, यानी कि संवैधानिक जो संस्था वहां की थी जम्मू कश्मीर की असेंबली, वो होती जम्मू कश्मीर की संवैधानिक संस्था हो, संविधान बनाने वाली संस्था होती, तब उससे सलाह लिया जाता, राज्य की सलाह लिया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि काहे राज्य का सलाह लिया जाता जब मामला टेम्पररी है, जब मामला एकदम क्लियर है। क्योंकि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक पक्षीय रूप से अधिसूचित कर सकता है, ऐसा प्रावधान आर्टिकल 370(3) में है। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसमें आगे कहा गया कि राष्ट्रपति को इस संबंध में राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने का कोई आवश्यकता नहीं थी, जैसा कि अनुच्छेद 370(1)(d) के परंतु पश्चात निर्दिष्ट किया गया है। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति जब अपने ऑर्डर से वहां कुछ भी बदलाव कर सकता है, ऑलरेडी संविधान में वर्णित है, तो फिर राष्ट्रपति यानी कि उस आर्टिकल 370 को हटाने के लिए, है ना, राज्य की सहमति की आवश्यकता का कोई सवाल ही नहीं। अब देखिए राष्ट्रपति के द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया था, या यूं कहे कि जम्मू कश्मीर के लिए जो बिल आया था 2019 में, है ना, उसको क्या किया गया? पुष्टि किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कहा कि नहीं वो सही था। क्या न्यायालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 19 की उस सीमा तक संपुष्टि की है जहां तक जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को पृथक किया गया है। वो राज्य सरकार के मतलब केंद्र सरकार के अधीन का क्षेत्र है। सामान्य विधेयक के द्वारा राज्य की सीमाओं का सीमांकन, नए राज्य का निर्माण इत्यादि, ये सब राज्य के यानी कि केंद्र सरकार के विशेषाधिकार यानी अधिकार में आता है। उसके लिए विशेष प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रस्तावित पुनर्गठन के संबंध में राज्य विधानमंडल के विचार अनुशंसात्मक प्रकृति के हैं, संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अब मान के चलिए कि जम्मू कश्मीर की राज्य विधानसभा अगर ये कहे कि नहीं 370 नहीं हटाना है, तो उसका सलाह है, उसको मानने के लिए केंद्र सरकार यानी संसद बाध्य नहीं है। ये संसद का अधिकार में आता है दोस्तों, है ना। इसको हमें समझना पड़ेगा, बिना समझे हमारा काम चलेगा नहीं। अब देखिए राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद महज विधि निर्मात्री संस्था नहीं है। क्या है? मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा कि राष्ट्रपति शासन के तहत किसी राज्य में संसद की शक्ति महज विधि निर्माण तक सीमित नहीं है, इसका विस्तार कार्यकारी कार्यवाही तक है। एग्जीक्यूटिव करना भी है, खाली निर्माण कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करना भी है ना। देखिए यही बात हम समझाना चाह रहे थे कि राष्ट्रपति के शासन के दौरान सिर्फ नियम बनाना नहीं है, बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन करना भी है। ये ऑलरेडी संविधान का हिस्सा है और उसी चीज़ को हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उन्होंने ये बात दोहराई है। स्वाभाविक बात है ना, खाली कानून बनाने से थोड़ी होगा, उसको वही इम्प्लीमेंटेशन सरकार कहती है कि हम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम उसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी देंगे, हालांकि उसकी भी चर्चा आगे की है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जब अनुच्छेद 356 के तहत कोई उद्घोषणा प्रवर्तन में होती है, तब ऐसे कई निर्णय होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन के प्रशासन के उद्देश्य से लिए जाते हैं। राज्य की ओर से केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा किया गया प्रत्येक निर्णय और कार्रवाई चुनौती के अधीन थोड़ी न है। मतलब डे टू डे जब प्रेसिडेंशियल रूल कहीं किसी भी राज्य में लागू होता है, तो वहां पर दिन प्रतिदिन जो है प्रत्येक दिन शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार मतलब राज्य में केंद्र सरकार द्वारा
ये नियम बनाई जाती है, पर डे बाय डे अलग अलग जो अधिसूचना जारी की जाती है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर अधिसूचना को चैलेंज किया जाए, ये कोई मतलब नहीं है, ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी। प्रत्येक निर्णय की खुली चुनौती देने से अराजकता की और अनिश्चितता की स्थिति आ जाएगी। तो आप कैसे इसको डिफाइन कर पाएंगे फिर कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। अगला जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको गौर करने की जरूरत है, चुनाव कराने के साथ राज्य का दर्जा बहाल करना है। कहा गया कि जल्द से जल्द चुनाव कराइए और चुनाव करा के जो जम्मू कश्मीर में जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत जो 370 एब्रोगेशन किया गया था और उसको यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश आपने बनाया है, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए जितना जल्द से जल्द हो। और चुनाव के लिए उन्होंने 30 सितंबर 2024 तक का समय दिया है सरकार को। देखिए दोस्तों, इसके अलावा आपसी सुलह, राजनीतिक प्रोपेगेंडा जो चलाया गया था उसको आपसी सुलह, सत्य और सुलह आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति कौल ने, देखिए न्यायमूर्ति कौल जो है उन्होंने अपने सहमति राय में दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के बाद स्थापित आयोग की तर्ज पर, है ना, दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लीय भेदभाव हुआ करता था उसको समाप्त करने के लिए एक कमीशन बैठाया गया था। उस कमीशन के तर्ज पर ही उन्होंने, जस्टिस कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी एक इसी प्रकार का आयोग बनाया जाना चाहिए ताकि 1980 के दशक से जम्मू कश्मीर में राज्य और गैर राज्य अभिकर्ता दोनों द्वारा मानवाधिकार के उल्लंघन को संबोधित जो किया जा रहा है उसका हम निदान कर सके। 1990 के दशक में आपको पता है कश्मीरी पंडितों को किस प्रकार से वहाँ से बाहर भगा दिया गया और वो वहाँ जाने से डरते हैं। ये आयोग जो है, सत्य और सुलह की आयोग जो बैठाया जाएगा, ये आयोग फिर से आपसी भाईचारा और प्रेम व्यवस्था को बहाल करने में मदद करेगा। ये जस्टिस कौल का ओपिनियन रहा है। देखिए एक चीज ध्यान रखना है आपको कि चुनाव तो कराना ही है और चुनाव कराने के लिए सरकार ने ऑलरेडी कहा भी है, लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे उठ जाता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखिए क्या होता है ना कि कहीं अगर आपको कोई दिक्कत है और वहाँ पे अगर सर्जरी की जाती है तो थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। बस यूँ समझिए कि संविधान में एक ऐसा खूंट था 370 जिसकी सर्जरी की गई है। और ये हम लोग शुरू में कहते थे, जब मैं तैयारी कर रहा था यूपीएससी के दौरान, उस समय भी हमारा ओपिनियन रहा था। हालांकि मेरे कई सारे मित्र हमसे इत्तेफाक नहीं रखते थे। मेरा मानना साफ है कि हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड न हो, हम संवैधानिक प्रावधान के साथ चलें। बीजेपी, कांग्रेस वगैरह वगैरह इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको संवैधानिक तरीके से चलना है। मैं उस समय भी कहता था कि ये लीगल है, इलीगल नहीं है। 370 जो हटाया गया है इलीगल नहीं है, ये संवैधानिक व्यवस्था के तहत हटाया गया है। लेकिन मेरे मित्र लोग हमको थोड़ा सा हमारी बात को काटते थे। लेकिन दोस्तों अंततः सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो मेरा प्रिजम्पशन था, पहले से प्रेडिक्शन था, मेरा अनुमान था। अनुमान इसलिए था कि संविधान में ये व्यवस्था ऑलरेडी निहित है। ठीक है, अब हम इसमें आयोग के माध्यम से क्या होगा, आपसी भाईचारा बहाल करने में व्यवस्था होगा। अब यहां देखना है 370 हटाने क्यों गया है, मतलब 370 को क्यों हटाया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए एकीकरण और विकास को बढ़ावा देने के लिए मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 370 बहुत ऐसे, यानी कि भारत के कानून को फॉरेन पॉलिसी, विदेशी मुद्रा, मतलब फॉरेन पॉलिसी, करेंसी और संचार के अलावा जितने भी कानून है वहाँ पे लागू नहीं किए जा सकते जब तक कि जम्मू कश्मीर की असेंबली सहमति नहीं देती है। तो बताइए एकीकरण कैसे होगा, भारत के अन्य राज्यों के साथ एकीकरण का भाव कैसे उत्पन्न होगा, विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा। बहुत ऐसे SC/ST अभी जो चिल्लाते हैं लोग, SC/ST का ढोंग पीटते हैं और अम्बेडकरवादी व्यवस्था को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। उस समय उनका मुंह कहाँ था जब जम्मू कश्मीर में SC/ST को SC/ST का दर्जा नहीं प्राप्त था, उसको एकदम मलिन काम करवाया जाता था। उस समय आपका आवाज़ कहाँ था, वो तो आपको समझना चाहिए था ना। तब आप आवाज़ नहीं उठाएं, आपकी मुंह बंद थी क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था थी।
तो यही बात हम जनता से अपील करते हैं, आप इस चीज़ को समझिए, सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड मैंडेट में मत आइए, संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुचारू तरीके से चलाने वाली व्यवस्था पर आप फोकस कीजिए, न कि राजनीतिक मुद्दों में आइए। इसलिए एकीकरण और विकास को बढ़ावा देने के लिए 370 का हटाया जाना अपरिहार्य था। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, आए दिन देखते होइएगा स्टोन पेल्टिंग का समस्या आ जाता था। राष्ट्रीय सिक्योरिटी, हमारी सेना जा रही थी, उड़ी में जो अटैक हुआ आपने देखा होगा, हमारी सेना जा रही है, वहाँ पर 4-5 लड़के आए, अपने आप को ब्लास्ट कर दिया, आईडी ब्लास्ट करवा दिए, कुछ हो गया, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू आ जाता था और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ चुनौती भरा एक समस्या उत्पन्न हो जाता था। इसके लिए 370 हटना जरूरी था। भेदभाव समाप्त करना, मैंने अभी बताया आपको कि 370 अनुच्छेद में महिलाओं, दलितों और हाशिए पर स्थित अन्य समूहों के विरुद्ध भेदभाव करता था। महिलाओं की स्थिति 13-22 थी। इसके साथ साथ जो दलित लोग थे, SC ST कम्युनिटी थे, उनकी स्थिति खराब थी। SC को SC कम्युनिटी का दर्जा नहीं दिया जा रहा था, वो लोग अपने मलिन काम करके अपना जीवन चला रहे थे, है ना। उनको तो अधिकार मिलना चाहिए। भारत के अन्य राज्य में SC ST को इतना प्रावधान, इतना सुविधा, उस राज्य में क्यों नहीं? ये बात उठाने के लिए कौन सी राजनीतिक पार्टियों ने आवाज उठाया, बताइए हमको 70 साल में? यही तो समझना है। और SC ST का ढोंग रचते हैं, स्वांग रचते हैं कि SC ST दलित दलित दलित, वहाँ दलित नहीं है, जम्मू कश्मीर में दलित नहीं है, वो कहाँ गया, उसका क्या? यही तो समझना है ना। यही बात आप लोगों को समझना है कि राजनीतिक स्वांग में मत आइए। आगे क्या है? पारदर्शिता और जवाबदेही। जो भी शासन व्यवस्था चलाई जा रही है, 370 के आड़ में कुछ भी कर ले जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली हम नहीं कुछ कर सकते हैं, भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो भैया पारदर्शिता होनी चाहिए, है ना, और जवाबदेही होनी चाहिए कोई भी काम का। सेना पे कुछ भी हो गया, अटैक हो गया, जवाबदेही राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार, ऐसा थोड़ी होता है। जवाबदेही सुनिश्चित करना पड़ेगा, इसलिए 370 हटाना अनिवार्य था। जैसे राज्य की केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC और इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये अब दायरे में आ गया। पहले RTI नहीं वहां पर था, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं था। आप जम्मू कश्मीर में 370 जब लागू था, उस समय में RTI जारी करते, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, क्योंकि वो वहाँ लागू ही नहीं था। भारत के अन्य राज्यों में लागू था, जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं था, क्योंकि वहाँ की असेंबली अलाउ नहीं की थी। यही बात तो समझना है, काहे नहीं अलाउ की थी? एक देश में एक संविधान, दो संविधान कैसे? और उसमें भी ये तो इंफॉर्मेशन की बात है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई पता ही नहीं है। तो ये सही समझने की जरूरत है। आर्थिक समृद्धि के लिए जरूरी है, जब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा, लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, आर्थिक समृद्धि होगी, लोगों के पास पैसे आएंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर जब बढ़ेगी तो लोग समृद्ध होंगे, लोगों के पास लाइफ स्टाइल में परिवर्तन होगा, लोग समृद्धि की ओर आगे बढ़ेंगे और खुशहाल महसूस होंगे, तब तो हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, जम्मू कश्मीर में 370 के हटने के बाद, निरसन के बाद क्या प्रभाव पड़ा है, इसको आप देखिए। प्रभाव क्या है? हिंसा में गिरावट आई है, हिंसा में भरपूर मात्रा में गिरावट आई है। देखिए, पहले हिंसा कैसा होता था, आगजनी, एकदम कर्फ्यू लगा हुआ है पूरा। अब क्या हुआ है, इसमें बदलाव हुआ है। क्या देखिए, टेररिस्ट इनिशिएटिव में 700, जैसे 5 अगस्त 2019 को 765 था ये रेट, जो अब 52 महीने के बाद, है ना, 52 महीने के बाद अब जो है वर्तमान में 455 है। ये अटैक्स ऑन सिविलियन पर जो अटैक होता था, नागरिकों पर जो आक्रमण होता था, उसकी संख्या पहले 193 थी, अब जो है 156 हो गया, कम हुआ है। सिविलियन कैजुअलिटी, जो नागरिक को जो क्षति होता था, उसकी संख्या पहले 234 थी, अब 131 हो गया। इस प्रकार से अगर आप देखिएगा तो हर चीज़ में औसतन 50% की कमी आई है अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद। तो बताइए, अनुच्छेद 370 हटाना क्यों नहीं जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था, इसीलिए तो कहता है सरकार और कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हटना चाहिए था। देखिए, देश के बेहतर आर्थिक विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के बेहतर आर्थिक विकास के लिए, है ना, ये जरूरी था प्रधानमंत्री विकास पैकेज
और औद्योगिक विकास योजना को लागू किया गया। क्या है? रोजगार, निवेश सृजन में, आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है 370 हटने के बाद। राजस्व में 31% की वृद्धि हुई है, 31% की वृद्धि देखी गई है। रेवेन्यू कलेक्शन में 22-23 में जम्मू कश्मीर की जीडीपी स्थिर कीमत पर 8% की दर से बढ़ी है, जबकि राष्ट्रीय दर पर 7% थी। यानी 370 हटने से जीडीपी में, राज्य की जीडीपी में भयंकर तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, उछाल आया है। जो 8% था, जो पहले, जो नेशनल लेवल पे जीडीपी मात्र 7% है, यानी कि नेशनल लेवल के जीडीपी से भी आगे बढ़ गया है जम्मू कश्मीर के जीडीपी। बात साफ है कि डेवलपमेंट का वहाँ पूरा स्कोप था। 370 ने डेवलपमेंट को रोक के रखा था, और वो भी राजनीतिक मैंडेट के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षी के लिए। भारत से जम्मू कश्मीर को एक अलगाव के दृष्टिकोण से देखा जा रहा था। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के खुद के गुर्जर बकरवाल लोग जो हैं, वो SC/ST कम्युनिटी में आते हैं, उसको मौका नहीं था। वो बेचारे कैसे जीवन जी रहे थे, SC/ST का दर्जा नहीं था उनको, उसको मिला हुआ। बताइए कहाँ गए थे भारत के अन्य नेता SC/ST का राग अलापने वाले? काहे नहीं आवाज़ उठाएं? नहीं उठाएंगे, क्योंकि वहाँ से राजनीतिक लाभ नहीं है। यही तो समस्या है, राजनीतिक लाभ के चक्कर में देश को गर्त में डाल दिया गया और हमें आपको बेवकूफ़ बनाकर रखा गया। यही समझने की जरूरत है। देखिए, उन्नत अवसंरचना, जो हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें सरकार ने जम्मू कश्मीर में अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास के भारी निवेश किए हैं। इसमें सड़क, पुल, सुरंग, बिजली लाइन निर्माण की योजना शामिल है। इन सुधारों से लोगों के लिए क्षेत्र में यात्रा करना और व्यापार करना क्या होगा? आसान बन गया है। देखिए, तरह तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं। ये देखिए, टूरिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है, और ऐसा लोग कहता है कि 2025 तक जम्मू कश्मीर स्विट्जरलैंड के समान होगा। ऐसे हेवन ऑफ अर्थ माना जाता है जम्मू कश्मीर को, स्वर्ग कहा जाता है पृथ्वी की। देखिए कितना सुंदर इलाका है ये सब इतना टूरिस्ट स्पॉट है। राजनीतिक हथकंडों में जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया गया है, नहीं तो जम्मू कश्मीर तो बहुत ही बेहतरीन डेवलपमेंट का नया चेहरा बन सकता था, है ना। पर्यटन में काफ़ी वृद्धि हुई है। 370 के हटने के बाद पर्यटन के क्षेत्र में 2022 में देखिए जम्मू कश्मीर में 1.62 करोड़ पर्यटन आए, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष में सबसे अधिक पर्यटन जम्मू कश्मीर में आए हैं। बताइए क्यों न 370 हटा जाए, है ना। ये देखिए इतने ज़्यादा डल झील है, इतना स्नोफॉल है, फूलों की घाटियाँ हैं, है ना। कश्मीर द हेवन ऑफ अर्थ, कश्मीर को हेवन ऑफ अर्थ कहा जाता है। इतनी सुंदर वादियाँ हैं, बताइए इसमें कौन नहीं घूमना चाहेगा, कौन नहीं हनीमून मनाना चाहेगा। सब चाहता है हनीमून मनाए, स्विट्जरलैंड जाते हैं। जब हमारे देश में स्विट्जरलैंड है तो हमें विदेश स्विट्जरलैंड जाने की क्या ज़रूरत है, बशर्ते उसको एक मतलब तवज्जो देने की ज़रूरत है, उसको लाइन पर लाने की ज़रूरत है, उसका डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। और उसी के रास्ते में आर्टिकल 370 एक बाधा था, एक रोड़ा था। सरकार ने 5 अगस्त 2019 को उस बाधा को हटा दिया। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सब काफ़ी मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, संवैधानिक तरीके से भी, राजनीतिक तरीके से भी, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उसके तरीके से भी। और आशा मैं यही करता हूँ कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है नॉन पॉलिटिकल है, संवैधानिक दायरे में है, और संविधान के दायरे में रह के चीज़ों को सुनने से, समझने से हमारे अंदर कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट होता है। और कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट आपके यानी ह्यूमन के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मानव विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई उसे बरगला न सके, कोई उसे बेवकूफ़ बना न सके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे इस वीडियो से काफ़ी संतुष्ट होंगे। अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर हम आगे ऐसे ही मुद्दों पे आपके समक्ष वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।